नमस्कार, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। उन्नाव की सियासत में यूजीसी कानून को लेकर दिया गया एक बयान अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। प्रदेश के उन्नाव जनपद से सांसद साक्षी महाराज के हालिया बयान पर लीगल एजुकेशन सोसाइटी के संचालक और अधिवक्ता मुनेश शुक्ला ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे जातीय आधार पर समाज को बांटने वाला करार दिया है। मुनेश शुक्ला ने कहा कि सनातन परंपरा को जातियों में विभाजित करने का प्रयास किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सवर्ण समाज के वोट के बिना कोई भी सांसद लगातार चुनाव जीत सकता है। अगर ऐसा है तो फिर सवर्ण समाज को भी आत्ममंथन करना चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यदि किसी को जातिवाद से इतना ही प्रेम है तो वह अपने जीवन के हर कार्य जन्म से लेकर मृत्यु तक सिर्फ अपनी ही जाति के लोगों से कराए। स्कूल में पढ़ाई से लेकर शिक्षक, डॉक्टर, मेडिकल स्टोर, दवा कंपनी और अंतिम संस्कार तक सब कुछ एक ही जाति तक सीमित कर ले। क्या यह संभव है? मुनेश शुक्ला ने स्पष्ट किया कि उनका विरोध यूजीसी से नहीं बल्कि उन प्रावधानों से है जो संवैधानिक मूल्यों के विरोध प्रतीत होते हैं। उन्होंने कहा कि संविधान प्राकृतिक न्याय का पक्षधार है, जहां बिना सुने किसी को दंडित करने की व्यवस्था नहीं है। यदि किसी कानून में ऐसा प्रावधान है तो वह संविधान की भावना के विपरीत है। उन्होंने आरोप लगाया कि समाज को जाति आधार पर बांटने की कोशिश केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए किया जा रहा है। यह लोकतंत्र और सामाजिक समरसता दोनों के लिए खतरनाक है। शुक्ला ने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से भी अपील की है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ऐसे किसी भी प्रयास को रोकना चाहिए जो सनातन समाज को विभाजित करने की दिशा में जाता है। उन्होंने कहा कि उनकी मांग केवल गैर संवैधानिक नियमों में संशोधन की है ताकि न्याय और समानता की भावना बनी रहे। उन्नाव से उठी ये आवाज अब राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा का विषय बन गई है। देखना होगा कि यूजीसी कानून पर छिड़ी ये बहस आने वाले दिनों में किस दिशा में जाती है, संवाद की ओर या फिर और तीखे टकराव की ओर। ऐसे ही देखते रहिए एशियन चैनल पर विनोद दीक्षित की खास रिपोर्ट। साथियों नमस्कार, आप सबसे एक बात कहनी है। अपने उन्नाव जनपद के चर्चित सांसद साक्षी महाराज जी द्वारा जो वक्तव्य आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो वक्तव्य उनके द्वारा दिया गया है यूजीसी पे, वो हमारी नज़र में सभी सवर्ण समाज के लोगों की नज़र में एकदम यथाउचित नहीं है, सर्वथा उचित नहीं है। और यदि उनको यही चिंता है कि 90% लोग वो वही लोग हैं जो उनको या भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, तो हमें भी स्वीकार है कि ठीक है, वो 90% वोट वो लें और सवर्ण समाज हमारा मत डालने वाला काम बंद कर दें। यदि जिन लोगों को हम चुन के भेजेंगे, ऐसे जनप्रतिनिधि ही हमारी भावनाओं का, हमारी हितों का उनके द्वारा ही दमन होगा, उनके द्वारा ऐसे वक्तव्य दिए जाएंगे, तो आने वाले कल में हम ऐसे लोगों को प्रतिनिधि क्यों चुने? प्रतिनिधि भी चुने और अपना शोषण भी करावें और अपने खिलाफ राजनीतिक असमानता भी झेलें। भाई ठीक है, सरकार कोई कानून लाती है, कोई बिल आता है, कुछ भी आता है, तो सभी लोगों को अपनी अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन एक जनप्रतिनिधि जो है इस तरह की बात करे और धमकी दे कि यदि 90% लोग चाह लेंगे तो कोई विधायक सांसद नहीं बनेगा, तो ठीक है, आपको सांसद विधायक बनना है, लेकिन हम लोगों को, एक आम आदमी को, सवर्ण समाज के आम आदमी को पहले तो जीने का हक चाहिए, फिर पढ़ने का हक चाहिए, फिर जीविकोपार्जन का हक चाहिए। तो शिक्षा, न्याय, धर्म, ये सभी जो उसके अधिकार हैं, समानता का अधिकार है। जबकि यूजीसी बिल पे अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन आज मैं मजबूरी में बना रहा हूँ, क्योंकि जब ऐसे वक्तव्य एक ऐसे सांसद जी द्वारा दिए जाएंगे जो कि बीजेपी से लगातार उन्नाव जनपद से विधायक हो रहे हैं, सांसद हो रहे हैं, और हम लोग बराबर उनको वोट दे रहे हैं, आंख मूंद के वोट दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी है, हम लोग ये मानते रहे हैं अभी तक।
यूजीसी के प्रकरण में आप तो सत्ता पक्ष के सांसद हैं, आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में सरकार आपकी है, केंद्र में आपकी सरकार है, तो आपको तो वैसे भी सर्व समाज की बात करनी चाहिए। आपको किसी वर्ग विशेष की बात करनी नहीं चाहिए। आप तो आपके पास कौन सा डाटा है कि 90% केवल ओबीसी और एससी लोग हैं? आप वो डाटा अभी जातिगत जनगणना हो रही है, अभी ये डाटा सार्वजनिक होगा तो सबको पता चल जाएगा कि पूरे देश में किस जाति की कितनी संख्या है। और जातिगत विद्वेष फैलाने का जो ये काम किया जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। इससे अब एक क्या बताया जाए, अभी हमने कई लोगों के वक्तव्य सुने। एक अश्विनी उपाध्याय जी हैं जो सनातन के लिए, हिंदू धर्म के लिए, भारत देश के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। उन्होंने PIL भी लगा रखी है सुप्रीम कोर्ट में। उनका भी मैंने वक्तव्य सुना तो वो बड़े आहत हैं, वो भी बड़े आहत हैं। वो कह रहे हैं कि जिस चीज़ को हम लोग बनाते कई सालों से एक बढ़िया माहौल बना था पूरे भारत देश में सनातन धर्म का, सनातन धर्म के लोगों को आपस की विचारधारा से जोड़ के एक जो है बहुत दिन बाद ऐसा माहौल क्रिएट हुआ था कि लोगों की सनातन धर्म में आस्था बढ़ रही थी। पूरे विश्व में सनातन धर्म एक अपने आयाम स्थापित कर रहा था। लेकिन आज UGC के बाद जिस तरह सामाजिक विखंडन की व्यवस्था चालू की गई है, ये जो षड्यंत्र किया जा रहा है जिसके तहत सनातन धर्म को जातियों में बांटने का काम किया जा रहा है, एक दूसरी जातियों को एक दूसरे पर लड़ाने का काम किया जा रहा है, ये सब बहुत ही निंदनीय है। और कहीं न कहीं सनातन धर्म के टूटने का परिणाम आने वाली राजनीतिक चुनावों में देखने को मिलेगा। किसी भी धर्म को, किसी भी जाति को, ठीक है अपने अपने अधिकार मांगने का सबको काम है, लेकिन जब कोई जनप्रतिनिधि बन जाता है तो सर्व समाज की बात करता है, ना कि वो अपनी जाति की बात करेगा, ना अपने धर्म की बात करेगा। अब आज कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी पार्टी का हो, हम किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति अभी तक था कि हिंदू बनाम मुस्लिम, अब सवर्ण बनाम OBC SC, ये क्या है? इसे भारतीय जनता पार्टी का कहाँ से हित होने वाला है? ऐसी परिस्थितियाँ देश को एक ऐसी दिशा में धकेल रही हैं जिससे आने वाले कल में हम भले ही आरोप लगाएं दूसरों पे कि दूसरों लोगों ने सब किया वो सब किया, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें दोषी सरकार ही मानी जाएगी। सरकार के बैठे नुमाइंदे माने जाएंगे, सरकार के जनप्रतिनिधि माने जाएंगे, सरकार के वो तंत्र जिन तंत्रों के द्वारा ये UGC व्यवस्था लागू की गई है, जो नया कानून लागू किया गया है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। भाई संविधान ने हमें अधिकार दे रखा है समानता का, समरसता का, समान परिवेश में जीने का, समान शिक्षा ग्रहण करने का। जब हम समान अधिकार प्राप्त करने के बाद भी शिक्षा के मंदिरों में जातिवादी व्यवस्था देखेंगे, जातिवादी रूप से हम लोगों पर कार्रवाइयाँ होंगी, तो समाज को जोड़ने की व्यवस्था कैसे लागू हो पाएगी? समाज कैसे जुड़ेगा? आने वाले समय में समाज में और दुरूह पैदा होगा और विद्रोह पैदा होगा, आपस में जातियों के लोग लड़ेंगे, जातिवाद के नाम पे लड़ाइयाँ होंगी। इसके जिम्मेदार कौन है? वही तो लोग हैं जो ये व्यवस्था बना रहे हैं, तो इसका खामियाजा भी वही लोग भुगतेंगे। जबकि आज हम लोगों को गर्व था कि केंद्र में, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इस सनातन की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की नहीं, इसको हम लोग सनातन की सरकार मानते थे कि ये सनातन की सरकार चल रही है, हिंदुओं का इसमें हित सुरक्षित है, हिंदू राष्ट्र बनेगा। अब किस तरह हिंदू राष्ट्र बनेगा? SC OBC राष्ट्र अलग बनेगा क्या? सवर्ण राष्ट्र अलग बनेगा क्या? तो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कैसे सिद्ध होगी? इसका जवाब कौन देगा? जिस लड़ाई को लड़ के इतने दिनों में एक सामाजिक सनातन धर्म की व्यवस्था को हम लोग देख रहे थे, जिसकी हम लोग परिकल्पना कर रहे थे कि भारत देश सनातन धर्म को बढ़ाते हुए हिंदू राष्ट्र के प्रति उनकी जो व्यवस्थाएं हैं उनको लागू करते हुए हिंदू राष्ट्र बनेगा। कैसे बनेगा हिंदू राष्ट्र? जब हम आपस में लड़ेंगे, जातिगत लड़ाइयाँ करेंगे, जातिगत नियम बनाएंगे। भाई प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत क्या कहता है संविधान में? नैसर्गिक न्याय क्या है? प्राकृतिक न्याय ये कहता है
कि बिना किसी पक्ष को, किसी आरोपी को बिना सुने कोई भी सजा नहीं दी जा सकती। तो सिर्फ इसी बात की तो हम लोग विरोध कर रहे हैं कि जो यूजीसी कानून है उसमें हमें सुना जाए और सुनने का मौका दिया जाए। भाई यूजीसी जो कमेटी बने उसमें भी हर समाज के लोग हो, हर जाति के लोग हो, और हमारी जैसे हम पे कोई आरोप लगे तो बात सुनी जाए मेरी। अगर वो झूठी घटना है तो झूठा मुकदमा लिखाने वाले पे झूठी उन पे कार्रवाई की जाए। अगर सही मुकदमा है या घटना सही है तो जो दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसमें क्या गलत बात है? यही तो संविधान कहता है कि संविधान ने छूट दे रखी कि आप झूठा मुकदमा लिखा दो। किसी भी घटना का झूठा मुकदमा लिखाना कितना बड़ा अपराध है। जिस आदमी के खिलाफ एक झूठा मुकदमा लिखा जाता है उसका परिवार, उसका समाज में किस तरह चीरहरण होता है उसका आपको अंदाजा है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद में अभी एक कितना मामला चर्चित था विधायक कुलदीप सेंगर जी का। लोग कह रहे हैं झूठा मुकदमा लिखा गया। अभी झूठा मुकदमा कैसे साबित होगा? और ये मुकदमा झूठा है तो न्यायालय इसको साबित करे। न्यायालय में ये चीज़ें साबित हों, जब साबित होंगी तो न्यायालय अपनी कार्रवाई करेगा। भाई सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे संविधान की व्यवस्था है, किसी भी आरोपी को अपना पक्ष रखने का अधिकार है। तो आरोपी को बिना सुने कोई भी निर्णय देने का अधिकार किसी व्यवस्था में नहीं है। तो ऐसी व्यवस्था जानबूझ के क्यों लागू की जा रही है? हम इस चीज़ का विरोध करते हैं और विरोध करेंगे। अपनी बात कहने का, अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार है। अपने आरोप को, जब मान लिया किसी के ऊपर कोई आरोप लगता है तो आरोप सिद्ध होना, आरोप ना सिद्ध होना एक अलग विषय है, लेकिन अपनी सुरक्षा का अधिकार भी तो उसके पास है जिसके ऊपर आरोप लगाया गया कि वो अपने आप को निर्दोष साबित करे। तो निर्दोष साबित करने के लिए उसको आप मौका देंगे कि नहीं देंगे? मौका नहीं देंगे, केवल उसका मुंह बंद कर दें, आंख बंद कर दें, कान बंद कर दें और उसको सजा सुना दें। ये कौन सा कानून है भाई? ऐसी व्यवस्था तो हमारे देश में कभी नहीं लागू रही। तो ऐसी व्यवस्था को तो मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। विरोध करना आपको भी चाहिए। बात सिर्फ श्रवण समाज की नहीं है, बात दलित समाज हो, एससी समाज हो, ओबीसी समाज हो, आदिवासी समाज हो, भारत का कोई भी प्राणी हो, भारत में रहने वाले सभी समाज के लोगों को हम लोग समरसता की बात करते हैं, जोड़ने की बात करते हैं, तो विखंडन की बात क्यों करें? किसी के ऊपर भी कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, वो भारत का नागरिक किसी भी दूसरे नागरिक पे कोई भी आरोप लगाता है तो बिना सुने किसी को, किसी न्यायालय को, किसी व्यवस्था को, किसी ट्रिब्यूनल को बिना उसको सुने उसे दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता। उसको सुने, उसको अपना डिफेंड करेगा, उसकी अपनी बात रखेगा, उसके बाद आप न्याय करिए। हमें कुछ से कोई दिक्कत थोड़ी है। यूजीसी से क्या दिक्कत है? हमें दिक्कत सिर्फ इतनी है उसके जो कुछ क्लास है उनसे दिक्कत है। हम यूजीसी का थोड़ी विरोध कर रहे हैं पूरे, लेकिन जो उसमें व्यवस्था दी गई उसको व्यवस्था में संशोधन की मांग कर रहे हैं। संशोधन होना चाहिए। अगर समाज को जोड़ने का आपको काम करना है, समाज को जोड़ने के लिए आप ये कर रहे हैं तो समाज को जोड़िए, फिर ये विखंडन वाली व्यवस्था खत्म करिए। और यदि आपको समाज को तोड़े केवल वोट बैंक की राजनीति करनी है तो आप कुछ भी करिए। रही बात इसकी, कोई भी व्यक्ति, मतदान क्या है? मतदान मत है, हमारी विचार है, हमारी अभिव्यक्ति है कि हम किसके साथ रहेंगे। जबरदस्ती तो है नहीं। यदि आप ऐसा करेंगे तो इससे समाज विकसित होगा। कोई किसी को वोट देता उससे मतलब नहीं है। क्या समर्थ समाज के लोग, भारत की जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, कोई ऐसी पार्टी इस पे ना हो? हम तो एक बात प्रखर रूप से, मुखर रूप से कहना चाहेंगे, यदि कोई बहुत बड़ा जातिवादी व्यक्ति है तो ये संकल्प ले कि वो जिस जाति में जन्म लिया उसने, वो अपनी पढ़ाई के लिए अध्यापक अपनी जाति का ढूंढेगा, अपने कपड़े अपनी जात की दुकान से खरीदेगा, अपने कपड़े अपनी जात की दुकान में सिलवाएगा, अपने भोजन के लिए अपने जात के लोगों पे आश्रित रहेगा, नौकरी अपनी जात के आदमी के यहाँ करेगा, शिक्षा अपनी जात के स्कूल में लेगा, यहाँ तक कि दवाई जब वो मरणासन हो, बीमार हो, तो दवा लेने के लिए भी अपनी जात के डॉक्टर के पास जाए। जिस मेडिकल स्टोर में जाए वो भी उसकी जाति का हो, जो दवा जिस कंपनी ने बनाई है उस कंपनी का मालिक उसकी जाति का हो। यहाँ तक कि जब वो मर जाए, उसका अंतिम संस्कार हो, तब भी उसी जाति का आदमी उसका अंतिम संस्कार करे। जन्म से लेकर मृत्यु तक जातिवाद क्यों दिखाना चाहता है वो? तो भी जातिवाद दिखाए। अगर उसको इतना ही जातिवाद का प्रेम है तो ये सभी जितने कर्म होते हैं, जीवन का जितना भी उसका सफर है, वो सिर्फ एक जाति में सिमट के अपना जीवन पार कर दे। तो हम मान लें बहुत बड़ा जातिवादी। जातिवाद केवल वोट के लिए, कितनी गलत बात है। समाज को बांट के, लड़ा के, ये सब करके, ये सब ठीक थोड़ी है।
इससे हमारे भारत की जो मूल परिकल्पना है राष्ट्रवाद की, वो प्रभावित हो रही है। इससे हमारा आने वाला समय हमारे देश के लिए अच्छा थोड़ी है। सोशल मीडिया का जमाना है, हर एक बात इधर से उधर तो एक सेकंड में पहुंचती है। हमारे देश की छवि को बहुत बड़ा नुकसान होगा, हमारे सनातन धर्म का नुकसान होगा। इसलिए मेरा देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से आग्रह है, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से आग्रह है, योगी जी से आग्रह है कि जातिवादी व्यवस्था और जातिवादी इस षड्यंत्र को सफल ना होने दे। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए एशियन न्यूज नेटवर्क के साथ।